हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे एनआईओ समरी का नेक्स्ट यूनिट। आज हम 502 का सेकंड यूनिट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। एंड जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके प्रीवियस सारे वीडियोस देख लीजिएगा। सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिटर पर इसके एग्ज़ाम के लिए। एंड ये हमारा रहेगा 502 का यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आने वाला है। कुल मिलाकर मैं आपसे सही बात बताऊं तो जो 502 वाला हमारा सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने में। अगर हम 501 की बात करें तो 501 के स्टार्टिंग के यूनिट तो फिर भी ठीक ठाक थे, लेकिन लास्ट के कुछ यूनिट थे जो बोरिंग से लग रहे थे हमें कि यार ये चल क्या रहा है। लेकिन 502 में आपको एक अपनापन दिखेगा। अपनापन दिखने का मतलब वो चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं, बस आपको वो थोड़ी डिटेल में मिलेंगी या कुछ नए नए पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। कुल मिलाकर बात यह है। स्टार्ट कर देते हैं। कल वाला जो वीडियो था वो बहुत बड़ा हो गया था, 1 घंटे 8 मिनट का वो वीडियो हो गया था, बट वो यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम आज की यूनिट भी है, हो सकता है थोड़ा वीडियो लेंथ हो जाए, लेकिन यूनिट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। बस आप मोटिवेशन के साथ लगे रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, बिकॉज मेन पॉइंट है आपका यहाँ पर मोटिवेशन। क्योंकि जो आप मेरा 501 का फर्स्ट वीडियो रहेगा ना, फर्स्ट वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे यार एनआईओएस की समरी मिल जाए। लेकिन वो फर्स्ट वीडियो देखेंगे, सेकंड देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड देखेंगे। उसके बाद डिमोटिवेटेड हो जाते हैं लोग कि यार इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, इतना देखना पड़ेगा। हालांकि मैं रोज़ एक वीडियो करा रहा हूँ, एक वीडियो करना तो ईजी है, कर ही सकते हो आप। लेकिन वो डिमोटिवेट होंगे और वो छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जो लोग कंटिन्यू लगे रहेंगे 501 से लेके लास्ट क्लास तक, लास्ट में जो सब्जेक्ट कराऊंगा 510, जब तक लगे रहेंगे, वही लोग हैं जो रियल में मेहनत करने वाले हैं, जो अपनी जॉब के लिए वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप कोई कोर्स वगैरह ही परचेस कर लोगे ना, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। वैसे एक आध कोर्स आप चाहो परचेज कर लो अभी, क्योंकि उससे आपका रिवीजन वगैरह अच्छे से हो जाएगा। बट एनआईओएस की समरी उस कोर्स में कौन कराएगा? मुझे नहीं लगता कोई एनआईओएस की बुक से उठा के वहाँ पढ़ाएगा। वही आपको प्याजे, बायगोस्की, स्किनर, पोवला मोवला वो सब पढ़ू कर इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ा देंगे, पर्सनालिटी पढ़ा देंगे, क्या ना हो गया काम। जय श्री राम। तो अपन क्या करते हैं, अपन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और आप भी कंटिन्यू लगे रहिएगा क्लासों के साथ। क्योंकि अगर आप एक वीडियो भी मिस कर देते हो एक दिन, मैं कोशिश करूंगा डेली आपको कंटेंट मिलता रहे। अगर एक वीडियो भी आप मिस कर देते हो तो आपका नेक्स्ट डे के लिए 2 वीडियोज हो जाती हैं। ठीक है, और पीडीएफ से रिवीजन करने का जरूर ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये थोड़ी सी ज्ञान की बात मैंने आपको दे दी है। अब हम चलते हैं कि अप्रोचेस के बारे में। किसकी अप्रोच पढ़ेंगे? शिक्षण एवं अधिगम के उपागम। टीचिंग एंड लर्निंग की कुछ अप्रोच हैं। कौन कौन सी अप्रोच हैं? चलो शुरू करते हैं। कक्षा के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं कक्षा के। एक तो आपके विद्यार्थी होगा यानी कि स्टूडेंट, दूसरा हो गया आपका शिक्षक यानी कि टीचर, और तीसरा हो गया आपका विषय सामग्री जिसे हम बोल सकते हैं कंटेंट, या फिर इसे हम करिकुलम बोल सकते हैं, सिलेबस बोल सकते हैं। कक्षा में शिक्षण का अंतिम उद्देश्य शिक्षार्थियों को ज्ञान को ग्रहण करने योग्य बनाना है। कक्षा को पढ़ाई गई अवधारणा को समझने के योग्य बनाना है। लास्ट एम क्या होना चाहिए शिक्षा का? कि बच्चा ज्ञान को ग्रहण करने की एबिलिटी जनरेट हो जाए बच्चे में, और जो अवधारणा आपने बच्चों को पढ़ाई, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जो भी थ्योरी पढ़ाई, रूल पढ़ाई, वह सब कुछ क्या हो जाए, उसको समझ में आने लगे। सबसे आसान तरीका क्या होता है पढ़ाने का? व्याख्या सबसे आसान तरीका होता है पढ़ाने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष विधि या विधियों का चुनाव। आप पढ़ाने के लिए कुछ मेथड्स का चुनाव करते हो। क्या मैं बच्चों को इंडक्टिव मेथड पढ़ाऊंगा, डिडक्टिव मेथड पढ़ाऊंगा, संश्लेषण पढ़ाऊंगा, विश्लेषण पढ़ाऊंगा, सिंथेटिक एनालिसिस, प्रोजेक्ट मेथड, एंड और भी जितनी मेथड्स होती हैं, डिस्कवरी लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, मैं कौन सी मेथड का यूज़ करूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये किस किस पर डिपेंड करेगा? ये उस स्थिति पर निर्भर करेगा कि उस कक्षा की स्थिति क्या है, वहाँ पर जो बच्चा है उसकी स्थिति क्या है। विद्यार्थी पढ़ने के लिए तत्पर है या फिर नहीं है। अपेक्षा के अनुरूप अवधारणा को कैसे समझते हैं। आप बच्चों से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि यार बच्चे इस तरह से चीज़ों को सीखें, वे उनको किस तरह से समझते हैं अवधारणाओं को, उनकी रुचि किस तरह से बनी रहेगी। इन सभी परिस्थितियों के अनुसार आप क्या करोगे? विधियों का चुनाव करोगे। इसको आप और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा लिखा हुआ है। मिस सुस्मिता हैं जो प्रारंभिक कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए जाती हैं, अब वो उन्हें विधियों का चुनाव करना है। तो विधियों का चुनाव वो इस आधार पर करेंगी कि वहाँ पर जो स्थिति है वो कैसी है, बच्चे पढ़ने के लिए तत्पर है या नहीं है, वह अवधारणा को कैसे समझते हैं, वह रुचि कैसे बनाए रखते हैं। उसके आधार पर आप उन विधियों का चुनाव करोगे, और कभी कभी आप विधियों को क्या करोगे? बदल दोगे बच्चों के अकॉर्डिंग।
ठीक है, मान लो आप लेक्चर दे रहे हो, पता चला बच्चे बोर हो रहे हैं, तो आप लेक्चर के साथ साथ छोटा सा गेम शुरू कर दोगे उसी टाइम पर कि चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। हम लोगों को याद है जैसे कि हम लोग क्या करते थे, हमारे टाइम की बात बता रहा हूँ। जैसे हम लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, ये हम लोग क्या करें, ये हम लोग हैं जो कि ग्रुप में बैठे हुए हैं, फ्री हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ काम हुआ नहीं करता था, टीवी में भी इतना कुछ था नहीं, तो हम लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो हम एक गेम खेलते थे वोकैब का। कैसा गेम कि यहाँ पर कोई भी एक बच्चा कोई भी एक वर्ड बोलेगा, ठीक है, उसने कोई भी एक वर्ड बोला, जैसे एप्पल बोला, लास्ट स्पेलिंग क्या आ रही है, ई आ रही है, तो अब ये बंदा ई से कोई एक वर्ड बोलेगा, मान लो इसने ई से क्या बोल दिया, ईट बोल दिया, ईट यानी खाना, कोई भी आप वर्ब नाउन प्रोनाउन कुछ भी बोल सकते हो। टी आ गया, टी से इसने क्या बोल दिया, ट्री बोल दिया, लास्ट में ई आया, अब ये ई से मान लो इसने एलिफेंट बोल दिया, फिर टी आया तो ये बंदा टी से बोलेगा। तो बहुत सारे वर्ड्स हम लोग रिवाइज कर लेते थे एक दूसरे से बोलते बोलते, और ये बात है शायद जब हम लोग 4th या 5th स्टैंडर्ड में थे, उस टाइम पर हम इस तरह के गेम्स खेला करते थे। ठीक, इसी तरह से हम कुछ हिंदी वर्ड से गेम्स भी खेला करते थे आपस में बैठकर। इससे क्या होता था, हमारी वोकैब रिवाइज भी होती थी और कुछ नए वर्ड्स ऐड भी होते थे, क्योंकि 4 लोग खेल रहे हैं ना, 4 लोग जब गेम खेलेंगे तो 4 लोगों के अलग अलग वर्ड्स निकल कर आएंगे। तो ये क्या चीज़ हुई, ये एक छोटा सा गेम हो गया। एक वो एक गेम बहुत स्कूलों में खेला है हमने, गर्ल्स एंड बॉयज़ वाला। हालांकि इस गेम में बहुत मज़ा आता था क्योंकि जीतते हम बॉयज़ ही थे हर बार। क्यों? क्योंकि बॉयज़ की टीम में मैं हुआ करता था, इसलिए ऑब्वियस है, तो बॉयज़ ही जीतेंगे। हालांकि ये मजाक की बात है छोटी सी। तो हम लोग का ऐसे गेम्स काफ़ी ज़्यादा खेले हम लोगों ने, जैसे टीचर्स नहीं है क्लास में, टीचर्स क्लास में नहीं है तो गर्ल्स एंड बॉयज़ का गेम चल रहा है। एक हमारी ईवीएस के सर हुआ करते थे, 4th 5th की बात बता रहा हूँ, वो चैप्टर का रिवीजन बॉयज़ एंड गर्ल्स के गेम से ही कराते थे। बॉयज़ एंड गर्ल्स का गेम खिलाकर ही वो चैप्टर का रिवीजन कराते थे, और हम चैप्टर को रट कर आते थे। किस लिए? पढ़ने के लिए नहीं, हम चैप्टर को इसीलिए रट कर आते थे, मतलब एक एक वर्ड को पढ़ कर आते थे कि हमें जीतना है, और हर बार हम ही जीतते थे। बस गर्ल्स एक बार जीती थी, वो किस वजह से जीती थी बताऊंगा मैं कभी आपको। तो हर बार हम लोग इसीलिए जीत जाते थे। तो क्या हुआ, गेम्स के चक्कर में पढ़ कर आ रहे हैं, पूरे बॉयज़ पढ़ कर आ रहे हैं, पूरी गर्ल्स पढ़ कर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि गेम्स है यार, हमें जीतना है, हमें जीतना है, इस तरह से। तो इस तरह के उपागम टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ उपागमों की बात करेंगे, 3 महत्वपूर्ण उपागमों की बात करेंगे। 3 महत्वपूर्ण उपागम कौन कौन से हैं? एक होता है अध्यापक केंद्रित, जिसे हम बोलते हैं टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड। एक होता है विषय केंद्रित, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड, या फिर इसे हम कंटेंट सेंटर्ड ही बोल देते हैं। फिर एक होता है अध्येता केंद्रित, जिसे हम बोलते हैं लर्नर सेंटर्ड। मैं लिख रहा हूँ मैं इसको, लर्नर सेंटर्ड। तो 3 तरह की अप्रोच होती है, एक टीचर सेंटर्ड, कंटेंट सेंटर्ड या सब्जेक्ट सेंटर्ड, और एक लर्नर सेंटर्ड। ठीक, इसके अलावा 2 और भी होते हैं, जिसमें एक आ जाता है दक्षता आधारित उपागम, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस बेस्ड अप्रोच, और एक रचनात्मक उपागम आ जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ठीक है, इसके अलावा 2 और हैं, मेन 3 है, अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित और अध्येता केंद्रित। अध्येता मतलब कि लर्नर। अब हम इन्हें समझेंगे डिटेल में कि ये क्या किस तरह से हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अध्यापक केंद्रित उपागम, जिसे हम बोलेंगे टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या क्या होता है? एक तथाकथित अच्छा कहलाने वाला विद्यार्थी ही इस प्रकार के ज्ञान को अपनी स्मृति में संग्रहित कर सकता है। अच्छा कहलाने वाला विद्यार्थी मतलब हम क्या बोलते हैं कि यार ये बच्चा अच्छा है, ऐसा हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा वीक है, ये बच्चा सब कुछ याद कर लेता है। तो जो अच्छा कहलाने वाला बच्चा होता है, जो गुड बॉय होता है ना, गुड बॉय, जो गुड बॉय होता है, वो ही क्या कर पाता है इसमें, इस टीचर से समझ पाता है। ठीक है, बाकी जो एवरेज बच्चे, जो लो लेवल के बच्चे होते हैं, उन्हें तो बस पूरी क्लास बोरिंग ही लगती है, वो बस आते हैं, बुक निकालते हैं, फिर बुक बंद करते हैं और घर पर चले जाते हैं, उनकी लाइफ ऐसे ही कट रही होती है। ठीक है, जब आवश्यकता हो तब उस ज्ञान का उपयोग करता, मतलब कि सिर्फ अच्छे बच्चे ही इसका यूज़ कर पाते हैं। कमज़ोर बच्चे ज्ञान को ग्रहण करने, उसका उपयोग करने की योग्यता की कमी होती है। स्मृति से याद करने एवं ज्ञान का उपयोग करने की प्रक्रिया इस उपागम की 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मृति से याद करने यानी कि मेमोरी में चीज़ों को भरने, और ज्ञान का उपयोग करने की प्रक्रिया। 2 चीज़ आ गई, एक तो याद करना, और ज्ञान का जो आपने याद करा तो आपके अंदर नॉलेज आ गया, उस नॉलेज का यूज़ करना क्या होंगी, तो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होंगी। महान शैक्षिक चिंतन क्या कौन है? पोलो फेरियर। पोलो फेरियर ने इसे बैंकिंग शिक्षा दिया।
क्या नाम दिया, बैंकिंग एजुकेशन इसे नाम दिया है। ये आया है आपका 13 नवंबर 2019। शिफ्ट शायद फर्स्ट है या सेकंड है, ये मुझे पता नहीं। 13 नवंबर 2019 का शिफ्ट फर्स्ट या सेकंड में ये क्वेश्चन आया है कि बैंकिंग शिक्षा किसने नाम दिया, और 4 ऑप्शन थे। किस महान महान शैक्षिक चिंतन ने अध्यापक केंद्रित उपागम को बैंकिंग शिक्षा नाम दिया है, तो पॉलो फेरियर ने नाम दिया है। ठीक है ना बात। अच्छा, जो मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ ट्रिपल एस पी के, वो कई बार क्या होता है, इंटरनेट का इशू हो जाता है। मेरे पास लिमिटेड इंटरनेट है, उसमें मैं कई बार 2 क्लासेस अपलोड नहीं कर पाता। जैसे कल वाली क्लास जो 1 घंटे 8 मिनट की थी, उसी में सारा डाटा फिनिश हो गया था, तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास के लिए डाटा बचता नहीं है। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लीजिएगा, करा सब देंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी तो टाइम लगेगा, बट हो जाएगा सब। तो पॉलो फेरियर ने बैंकिंग शिक्षा दिया किसे, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को। अब करते हैं अध्यापक केंद्रित उपागम की कुछ विशेषताएं हैं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं, पहले तो यह है कि ज्ञान शिक्षक से बच्चे में पहुंचता है, यानी टीचर से किस में जा रहा है, ज्ञान बच्चे में जा रहा है। ठीक है, अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर ज़्यादा ध्यान होता है, लर्निंग पर कम ध्यान होता है, शिक्षण पर ज़्यादा ध्यान होता है, यानी कि टीचिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये रह गया, लर्निंग ज़्यादा, टीचिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु एवं शिक्षण विधि अध्यापक के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। टीचर किसके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, औसत विद्यार्थी के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। अब औसत विद्यार्थी के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा तो होगा क्या, जो वीक बच्चे हैं वो वीक रह जाएंगे, और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जैसे हम बोलेंगे कि जो अच्छे बच्चे हैं वो थोड़े से बोर हो जाएंगे। व्यक्तिगत रुचि का ध्यान नहीं रख पाता टीचर, क्योंकि अब औसत बच्चों के हिसाब से उसने अपना एक लेसन प्लान बनाया और पढ़ा दिया। अब जो वीक बच्चा है वो रह गया, जो अच्छा बच्चा था वो रह गया। ठीक है, शिक्षक जो पढ़ा रहा है बल दिया जाता है कि बच्चे उसे सकारात्मक रूप से सुने। कक्षा आधारित क्रियाकलाप में विद्यार्थी की सहभागिता अध्यापक द्वारा तय की जाती है कि जो कौन है, लर्नर्स हैं वो कितने सहभागी रहेंगे, उनका एंगेजमेंट कितना रहेगा, ये टीचर डिसाइड करेगा। ठीक, अध्यापक मुख्यतः विषय वस्तु को पूरा करने से ही संबंध रखते हैं। टीचर का काम सिर्फ इतना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं। जैसे अपन लोगों के क्लास में नहीं होता था, जब अपन लोग पढ़ते थे तो टीचर आता था, पढ़ाता था, और टाइम जल्दी जल्दी के ना एग्जाम के टाइम पे और एक्स्ट्रा क्लास ले लेके पढ़ाने लगता था। जबकि एग्जाम टाइम आ रहा है और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप थोड़ा एग्जामिनेशन को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ ना, मतलब कि चीज़ों को हटाओ या फिर वहाँ से आप कुछ बताओ, थोड़ा शॉर्ट करा दो उसे। अब तो फटाफट सिलेबस कंप्लीट कराया, एग्जाम से 2 दिन पहले ख़त्म करा के कहना जे लो अपना एग्जाम का सिलेबस हो गया कंप्लीट, अब पढ़ो। तो ऐसा चलता था, बट अपन को ऐसा नहीं करना है। हम लोग जब टीचर बनेंगे तो हमें सब चीज़ को ध्यान रखना है। अध्यापक केवल ठीक उत्तर पर ही ध्यान देते हैं, केवल उन्हें इससे मतलब है कि आंसर जो है ना वो सही आना चाहिए। अब आंसर सही आना चाहिए, सिर्फ इस पर ध्यान देने से बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब बच्चा मैथ्स की इक्वेशन सोल्व कर रहा है, मैथ्स में इक्वेशन सोल्व कर रहा है, और इक्वेशन सोल्व करते करते मान लो एक आध स्टेप उसकी रॉन्ग हो गई है, इस वजह से उसका आंसर गलत आ गया, बट ऊपर की उसने जो 4 स्टेप्स थी वो 4 स्टेप सही करी थी। तो टीचर को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट 4 स्टेप तो सही करिए ना इस बंदे ने। ठीक है, कक्षा प्रबंधन पूर्ण रूप से अध्यापक पर ही होता है। कक्षा अनुशासन के सिद्धांत एवं कक्षा में उसका पुनर्वलन पूर्ण रूप से अध्यापक नियंत्रित करता है। कक्षा विद्यालय में अनुशासन का प्रभाव चिन्ह यही है कि विद्यार्थी अध्यापक के प्रति पूर्णतः आज्ञाकारी रहे। यहाँ पर अनुशासन का मतलब क्या है, यहाँ पर अनुशासन का मतलब यही होता है कि जो बच्चे हैं वे टीचर के प्रति आज्ञाकारी रहें, टीचर की बात को मानने वाले रहें, यह है यहाँ पर अनुशासन का मतलब। बस उत्साहवर्धन के बाह्य तरीके होते हैं, जैसे तारीफ करना, पीठ थपथपाना, इनाम, सजा आदि सामान्य रूप से अध्यापक के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। टीचर क्या बोल देगा, किसी का अच्छे नंबर आए कि से बस बेटा ऐसे ही आप करो, उसकी पीठ थपथपा दी, जिसके कम नंबर आए उसकी पीठ थोड़ी जोर से थपथपा दी, बस ऐसे काम चलेगा यहाँ पर। इनाम, जिसके नंबर ज़्यादा है उसको इनाम दे दी, जिसके नंबर ज़्यादा नहीं आए, कम नंबर है, उसको एक और इनाम दे दी। ठीक है, डंडे वाली। अध्यापक केंद्रित उपागम की उपयोगिता। अब इस उपागम की उपयोगिता क्या है, अध्यापक से ज्ञान, सूचना एवं कौशल का विद्यार्थी में स्थानांतरण अक्सर विवादित रहा है। चलो ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे बस इतना इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है ये कि टीचर से बच्चे में नॉलेज जा रहा है। ठीक है, इसे कई बार विवादित रखा गया है कि यार ये सही है कि गलत है। कई जगह ये सही भी है, कई जगह ये गलत भी है। क्या टीचर ने जो बोला बच्चे ने सुन लिया, बच्चे ने कुछ क्रिएट तो करा नहीं, इस हिसाब से ये गलत हो गया। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं
जो इसी तरीके से पढ़ते हुए आए हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया हुआ है। अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, वो भी तो उन्हीं उसी शिक्षा प्रणाली से पढ़े ना, जिस शिक्षा प्रणाली से हम पढ़े। रामानुजन की बात करें, रामानुजन तो खैर वो अलग ही आईक्यू लेवल था उनका। अगर हम और भी साइंटिस्टों की बात कर लें, तो अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों की बात करें, तो ये भी उसी शिक्षा प्रणाली से पढ़े हुए हैं। जबकि उस टाइम पर तो शिक्षा प्रणाली और भी बेकार थी, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ कर रखा है ना। तो उस उपागम से भी बच्चे क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। यहाँ बच्चे के लिए पर्याप्त संख्या में नई अपरिचित या अमूर्त अवधारणाएं हैं। क्या होता है, जब बच्चों का पढ़ा रहे होते हो, बच्चे के सामने जब सिलेबस होता है, ये सिलेबस है, तो इस सिलेबस में क्या है, बहुत सारे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बच्चा खुद तो इनको आसानी से सीख नहीं सकता। तो क्या है, फिर किसकी ज़रूरत है, फिर टीचर की ज़रूरत है। तो इन्हें हम बच्चों पर नहीं छोड़ सकते कि तुम अकेला सीख लो। इसके लिए किसकी ज़रूरत है, अध्यापक की ज़रूरत है। तो अध्यापक के द्वारा इनकी प्रत्यक्ष रूप से व्याख्या करना ही अधिक अच्छा तरीका होगा। तो ये एक इसकी उपयोगिता होगी टीचर की उपागम की। देखो, इनको मैंने हाईलाइटेड नहीं करा, बट ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इनको कवर करा रहा हूँ। यहाँ ऐसी अनेक सामग्री उपकरण स्थित है जिनके द्वारा छोटे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। भाई कंटेंट में मान लो कोई आप बच्चों को लैब में लेके जा रहे हो, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट करा रहा है, कोई प्रैक्टिकल करा रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा दी है। ऐसे में किसकी ज़रूरत है, ऐसे में टीचर की ज़रूरत है। बड़े आकार की कक्षा में जहाँ बच्चे बहुत अधिक संख्या में हैं, तो वहाँ शिक्षण केवल सुविधा प्रदान करने की विधि बन जाती है। मतलब अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप को क्या करना होगा, वहाँ पर आपको इस लर्नर सेंटर उपागम का वहाँ पर आप फॉलो नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको यही उपागम को फॉलो करना पड़ेगा, अध्यापक केंद्रित का। अरे यार, ये पेन चला गया गायब। एक मिनट रुको जरा यार, ये पेन ऊपर चला गया। आप इस वीडियो को 10 सेकंड स्किप कर लेना। ठीक, अब आते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कुछ अध्यापक केंद्र चल रहा था, ठीक 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 ठीक। अधिगम केंद्रित उपागम की सीमाएं। देखो, ये यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैं यहाँ देख लेता हूँ। यहाँ पर ये अधिगम लिखा हुआ है, जबकि ये अधिगम नहीं है। ये अधिगम की जगह क्या है, ये अध्यापक है। ठीक है, मैंने शायद इसे सही करा था, बट ये अपडेट नहीं हो पाया पीडीएफ। ये अध्यापक केंद्रित उपागम है, ठीक है। अब अध्यापक केंद्रित उपागम में होता क्या है, चलो भाई, एनसीईआरटी बुक्स में भी मतलब एरर आ जाते हैं। देखो, एक एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि जो भी हमारे ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो हमेशा इंग्लिश में ही बनते हैं। जितना भी हमारा जो कंटेंट बना हुआ है ना, सिलेबस बना हुआ है, जो भी बुक्स बनी हुई है, ये पहले इंग्लिश में ही बनी हुई है। उसके बाद इनको ट्रांसलेट हिंदी में किया हुआ है, ठीक है। अब ट्रांसलेटर्स को क्या पता कौन से ट्रांसलेटर्स रख रखे हैं इन्होंने, जो ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। मैंने DSSB का पेपर सोल्व कराया था, उसमें उन्होंने जो गार्डनर है, गार्डनर ने बहुपदी का सिद्धांत दिया है, इसका ट्रांसलेटर उन्होंने करा था माली। अब सोचो आप, ऐसी हालत है। इस उपागम की बहुत अधिक संख्या में सीमा कुछ कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं, शिक्षक के द्वारा जब अक्सर प्रभावशाली तथ्यों एवं विचारों का शिक्षण किया जाता है, तो बच्चे इसे पसंद नहीं करते और अपनी रुचि खोने लगते हैं। टीचर क्या करता है, सिर्फ कुछ फैक्ट्स ही फैक्ट से बताना जा रहा है कि यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, सिर्फ फैक्ट्स फैक्ट से बताता जा रहा है, तो बच्चों का इंटरेस्ट चला जाता है। शिक्षक का ज्ञान सीमित है, भाई टीचर को तो लिमिटेड ही नॉलेज है, ठीक है। व्यक्तिगत बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मान लो किसी ने कोई बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, तो टीचर उसका आंसर नहीं दे पाया। इस उपागम में वाद विवाद और परिचर्चा के लिए कोई स्थान नहीं। नो, यहाँ पर डिबेट का कोई प्लेस नहीं है और डिस्कशन का भी कोई काम नहीं है। बड़ी आकार की कक्षा मल्टीग्रेड स्थिति में व्यक्तिगत बच्चों का ध्यान नहीं किया जाता, बिल्कुल ठीक है। अध्यापक बच्चों के सोचने के कौशल को विकसित करने के लिए कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं कराता। टीचर डायरेक्ट बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बुक्स उठाई, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे के माइंड में डाल दी। अब बच्चा खुद थिंकिंग तो कर ही नहीं पाएगा, तो वो डेवलप ही नहीं होगा उसके पास थिंकिंग कौशल। अधिकांश मूल्यांकन की प्रकृति समेकित होती है, यानी कि समेटिव असेसमेंट ज़्यादा होता है। समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, यहाँ पर शायद 504 वाला जो नहीं 502 ब्लॉक का हमारा एक यूनिट आएगा, 10वां या 11वां यूनिट आएगा, वहाँ पर पूरा इतना बढ़िया डिटेल में डिस्कस करा हुआ है ना फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट को, मजा जाएगा। यहाँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए कोई स्थान नहीं है। टीचर सेंटर्ड में CCE के लिए कोई भी स्थान नहीं है। शिक्षक कोर्स को पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है, उसे टाइम लिमिट में कोर्स पूरा करना है, और इसका उससे मतलब नहीं होता बच्चे समझे या नहीं समझे। अगर एक दो बच्चे समझे तो ठीक है, उसी से वो टीचर सोचता है ठीक है चलने दो जैसा चल रहा है। तो ये होता है अध्यापक केंद्रित में।
हम ये बोल सकते हैं कुछ सीमाएं भी हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि तीनों उपागम को अगर आप मिलाकर पढ़ाओगे तो वो सही रहेगा। लास्ट में बात करेंगे हम इस बारे में कि कौन सा उपागम बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है। अब आते हैं विषय केंद्रित उपागम। विषय केंद्रित उपागम मतलब कि कंटेंट सेंटर या फिर सब्जेक्ट केंद्रित सेंटर या फिर हम बोलते हैं सिलेबस सेंटर। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया जाता है। विषय में शामिल प्रकरण अवधारणा को महत्व दिया जाता है, जिसके चारों ओर सभी शिक्षण एवं अधिगम क्रियाकलाप परिक्रमण करते हैं। तो मेन फोकस किस पर होता है? विषय पर मेन फोकस होता है। बस ये बात याद रखना है। शिक्षण एवं अधिगम के लिए पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम का दृढ़ता से अनुकरण करना अधिकांश विद्यालयों में एक सामान्य अभ्यास है। वही बात होगी कि हमारे स्कूल में एक नॉर्मली होता था कि आपको बुक्स जल्दी से जल्दी खत्म कराना है। पाठ्य पुस्तक को सभी आवश्यक अवधारणा, उदाहरणा एवं अभ्यास के भंडार गृह के रूप में माना जाता है, जिसकी शिक्षण प्रक्रिया के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। पाठ्य पुस्तक क्या है? एक आपका साधन है जिसमें अवधारणाएं दी हुई हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, अभ्यास दिया हुआ है, यानी कि एक्सरसाइज भी इसी में दी हुई है। ठीक, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम का महत्व मूर्त रूप बन जाती है। मूर्त रूप मतलब कि कॉन्क्रीट रूप बन जाती है इसका। जो पढ़ाया जाता है वो सब इसी में है। ये एक विधि पूर्वक गाइड बन जाती है। जिसको पढ़ाना है इसके कुछ भागों को बारंबार तक पढ़कर स्मरण करना है, मतलब जिसको पढ़ना है इसके कुछ भागों को उठाओ, उनको बार बार पढ़ो और याद कर लो। तो ये क्या हो गई? एक गाइड हो गई, आपको गाइड करने वाली कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इसके प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है। अब बुक्स के बाद चैप्टर एंड होता है। चैप्टर एंड होने के बाद क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं मूल्यांकन के लिए। जिसका मौखिक रूप से उत्तर देना है और लिखते समय से दोहराना है। पहले तो मौखिक रूप से उत्तर देना है, बाद में लिखोगे तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पाठ्य पुस्तक एक मूर्त रूप है। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वो सब इसी के अंदर है। ये एक गाइड है, क्योंकि आप इसकी हेल्प से आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो, याद कर सकते हो। एंड इसका यूज आप मूल्यांकन के लिए भी कर सकते हो। इसके लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं उनका उपयोग हम मूल्यांकन के लिए या फिर हमारा क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए कर सकते हैं। रूपरेखा 2005 में इसके बारे में कुछ बात की गई है। विषय केंद्रित उपागम के बारे में क्या क्या बात की गई कि अध्यापक के लिए पुस्तक ही केवल मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, विद्यार्थियों के सम्मुख एक एक शब्द को प्रस्तुत किया जाता है। मतलब इस उपागम के अंदर क्या किया जाता है, ऐसा नहीं कि ऐसा करना चाहिए, ये बताया गया कि इस उपागम के में क्या होता है। पाठ्य पुस्तक मुख्य स्रोत है, एक एक शब्द को प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य पुस्तक की पाठ्य वस्तु ही अध्यापक के लिए उन प्रविधियों के चुनाव के लिए गाइड का कार्य करती है। मतलब कि जो पाठ्य वस्तु है वही ये डिसाइड करेंगे कि टीचर किस मेथड से बच्चों को पढ़ाएगा। विद्यार्थियों को बार बार पढ़कर तथ्यों को स्मरण करने पर बल दिया जाता है। जैसे कि हम बच्चों से बोलते थे या हमसे बोला जाता था कि आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर आना है। तो हम घर पर बैठे फर्स्ट चैप्टर का आंसर रिवाइज करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। स्कूल में पहुंचे, टीचर को आने में 5 मिनट, फिर वो रिवाइज कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। फिर टीचर ने फर्स्ट वाले बच्चे से सुनना स्टार्ट करा, अपना नंबर आ रहा है, तब भी फिर रिवाइज करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो ये क्या होता था? इसका पर ध्यान दिया जाए, मतलब सिर्फ इसी पर ध्यान दिया जाता है। अधिगम के आकलन के लिए विद्यार्थियों से पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न पूछे जाते हैं। वो ऑब्वियस से पूछे ही जाते हैं। पाठ्य पुस्तक की नकल से मौखिक व लिखित रूप से उत्तर देते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो सोशल साइंस जो हो गया, सोशल साइंस का टीचर क्या करता था, हमारा बुक होती थी, बुक में उसने पीछे क्वेश्चन देखे और हर क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर इस पेज नंबर पर, इस क्वेश्चन का आंसर इस पेज नंबर पर, इस क्वेश्चन का आंसर इस पेज नंबर पर। हम पेज पलटते थे, टिक कर लेते थे और बस लगे ही लिखने। तो डायरेक्ट बुक से ही उतार लेते थे एज इट इज। और कई बार हम इसमें थोड़ी सी क्या करते थे, गफली वो कर देते थे, थोड़ा सा इसमें से मतलब एडिट कर देते थे। जैसे मान लो लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, अब टीचर पूरा पढ़ेगा नहीं, हम बीच में से 4-5 लाइन गायब कर देते थे ताकि हमको लिखना ना पड़े ज़्यादा। तो ये सब कुछ काम करे हैं। वे अपने उत्तर मौखिक रूप से या लिखित रूप से वास्तविक पाठ्य वस्तु के पुनरुत्पादन द्वारा निर्मित करते हैं। लौकिक या उत्तर कैसे रीजनरेट करेंगे? जो पाठ्य वस्तु है उसी से रीजनरेट करेंगे या रिप्रोड्यूस करेंगे, अपना कुछ नहीं है उसमें बच्चों का। बुक उठाई, उससे लिख डाला, कुल मिलाकर ये बात है। विषय केंद्रित उपागम की विशेषताएं क्या होती हैं? विषय वस्तु पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षक स्वयं को बच्चों के प्रमुख एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे कि वे इस विषय संबंधित सभी मामलों का आधिपत्य रखता हो। टीचर ऐसे बोलेगा जैसे कि हम, मुझे आता है सब कुछ इस विषय का रिलेटेड, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हमें बस हो गया काम। इस तरह से चलता है। इन विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। विद्यार्थियों की जो भी आवश्यकताएं सबको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही पूरा कर लिया जाएगा। कक्षा में विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय वास्तविक जीवन की स्थितियों को मुश्किल से ही स्थान दिया जाता है। डेली लाइफ की सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है, जो बुक में दिया है वो ही है बस। सभी क्रियाएं पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही होती हैं। बस हो गया।
ये उपागम एक सीमित समय में, ये थोड़ा एक इसका प्लस पॉइंट है कि यह उपागम एक सीमित समय में पाठ्य वस्तु से भरपूर विवरण अध्येता को प्रदान करता है। जैसे कि प्रस्तावित समय में कोर्स पूर्ण हो जाता है, अध्येता विस्तृत रूप से अभ्यास कर सकता है। हाँ, ये का बात थोड़ी सी ठीक ठाक यार, कोर्स जल्दी पूरा हो गया, अब बच्चे को क्या करना है, अब बच्चे को सिर्फ रिवाइज 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 करना है, वो ज़्यादा रिवाइज कर लेगा, सब चीज़ दिमाग में भर जाएंगे, एग्जाम दे देगा, हो गया काम। अब आते हैं भाई लर्नर सेंटर, थर्ड है हमारा लर्नर सेंटर। इसमें क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड उपागम की विशेषताएं। इस उपागम की क्या विशेषताएं, इस उपागम की सभी अधिगम विधियां और व्यू रचना व्यक्तिगत विद्यार्थी की आवश्यकताओं को आधार बनाती है। मतलब कि हर एक बच्चे की यहाँ पर क्या होती हैं, हर एक बच्चे की यहाँ पर ज़रूरतें जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं, हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा खराब डायग्राम बना इसलिए हम इसे मिटा देते हैं। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शुरू करने से पहले बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। वे सोचता है कि यार पहले बच्चे थोड़े प्रोत्साहित हो जाएं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं आराम से, क्या दिक्कत है, पूरे साल पढ़ाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने वाले की भूमिका निभाता है। तो टीचर क्या हो गया, एक सुविधा प्रदान करने वाला हो गया, यानी कि फैसिलिटेटर हो गया टीचर। अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थितियों का सृजन किया जाता है। व्यक्तिगत एवं समूह दोनों रूप से कार्य किए जाते हैं। विद्यार्थियों को आप अलग अलग कार्य करने दोगे, इंडिविजुअल की तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, और उनके ग्रुप में भी दे दोगे, तुम 4 लोग का ग्रुप ये, तुम 4 का ग्रुप ये, तुम 4 का ग्रुप ये। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी यहाँ पे प्रश्न भी पूछेंगे, खोज भी करेंगे, बैठने की व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक भाग है और बच्चों का आकलन कोर्स के क्रियाकलाप को करते हुए किया जाता है। कोर्स के जो एक्टिविटीज़ होंगी, एक्टिविटीज़ को करते करते ही आप उनका आकलन कर लोगे, ऐसा नहीं कुछ अलग से एग्जाम वगैरह लेना है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाता है। हस्त कौशल हैंड्स ऑन एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। अधिगम का वातावरण स्वतंत्रतापूर्ण होता है, बिल्कुल फ्री, पढ़ो जैसे पढ़ लो। विद्यार्थी अक्सर अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछता है। ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जो आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है। तो लर्नर सेंटर उपागम में बच्चे को अगर डाउट रह जाता है कहीं पर, तो वह किससे पूछेगा, वह शिक्षक से पूछेगा। ठीक है, यहीं पर अब क्रियाकलाप आधारित उपागम को हम देख लेते हैं। क्रियाकलाप आधारित उपागम आवश्यक रूप से शिक्षार्थी केंद्रित ही है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड ही है। यहाँ पर एक अधिगम बच्चा इच्छापूर्वक और नए उत्साह के साथ सहभागिता करता है और अपेक्षित अधिगम परिणामों को ग्रहण करता है, यानी कि बच्चा खुद के इंटरेस्ट से, ठीक है, उत्साहपूर्वक, उत्साह मतलब क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं उत्साह होता है ना, इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा मुझे, उत्साह से काम करता है, उसमें खुद शामिल होगा, जाकर खुद बोलेगा कि यार जैसे 4 लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, टीचर तो बोलेगा कि एक और बच्चे की इस ग्रुप में ज़रूरत है, तो बोलेगा बच्चा कि मैं जा रहा हूँ इस ग्रुप में, क्यों, खुद को भी उसका भी मन है एक्टिविटी करने का। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की उपयोगिता क्या है, पहले बात तो विद्यार्थी केंद्र में स्थित है। योजना और परस्पर क्रिया की बड़ी बारीकी से एवं व्यवस्थित तरीके से बनाई जाती है। यह प्रक्रिया बच्चे को अर्थपूर्ण तरीके से सीखने के लिए अध्यापकों द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, अर्थपूर्ण तरीके से सीखना होता है बच्चे का, अर्थपूर्ण तरीके से। विद्यार्थी के प्रदर्शन को पहचान दी जाती है कि ये जो काम करा है, ये प्रोजेक्ट जो बनाया है, ये इस बच्चे ने बनाया है। यदि इस उपागम का उपयोग किया जाता है, यदि इस उपागम किया जाता है लेकिन एक सीमित समय अवधि में औसत रूप में सभी विद्यार्थी इस उपलब्धि को बढ़ाना कठिन है। हाँ, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। देखो होता क्या है यार, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो जल्दी जल्दी कर लेंगे इसे पूरा, लेकिन जो वीक बच्चे हैं वो तो धीरे धीरे कर पाएंगे। अब यहाँ पर टाइम की लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी यार, कि वो जल्दी कर रहे हैं, वो धीरे कर रहे हैं, तो आधों का कंप्लीट हो गया, आधे उसे कर ही रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, विद्यालय में कागजी अधिगम वातावरण का सृजन किए बिना अध्येता केंद्रित उपागम का उपयोग संभव नहीं है। तो इसे ही मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि हिंदी में मुझे ही पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो अनलेस प्रॉपर लर्निंग क्लाइमेट, प्रॉपर लर्निंग क्लाइमेट मतलब कि सही तरह का अधिगम वातावरण इज क्रिएटेड इन द स्कूल, यूज ऑफ लर्नर सेंटर अप्रोच इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप सही अधिगम वातावरण प्रोवाइड नहीं कराओगे, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को आप अप्लाई वहाँ नहीं कर सकते, या इसका उपयोग संभव नहीं है। ठीक है, कागजी अधिगम वातावरण का मतलब यहाँ पर यह है कि सही तरह का अधिगम वातावरण जब तक आप प्रोवाइड नहीं कराओगे, तब तक आप इस उपागम का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये एक छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है, इसे हम फटाफट कवर कर लेते हैं
कि अध्यापक केंद्रित उपागम और शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में क्या अंतर है। सबसे पहले पाठ्यक्रम का उद्देश्य। अध्यापक केंद्रित उपागम में अध्यापक पाठ्य रूपरेखा के अनुरूप विषय वस्तु को पूरा कराता है, जैसी जैसी रूपरेखा दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को करा देगा। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में अध्यापक द्वारा निर्धारित अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करता है। यहाँ पर विषय वस्तु को पूरा करा रहा है, यहाँ पर जो लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एम्स हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। विद्यार्थी कैसे सीखता है। शिक्षक केंद्रित में विद्यार्थी निष्क्रिय होकर सुनता है। स्वतंत्र अधिगम का चुनाव अच्छे अंक अर्जित करने के लिए करते हैं, यानी कि बच्चा सिर्फ नंबर्स के लिए निष्क्रिय होकर सुनता है, पढ़ता है। विद्यार्थी पूर्व अर्जित ज्ञान में नए ज्ञान का समावेशन करता है, करके सीखना मुख्य आधार होता है। यहाँ पर शिक्षण पद्धति संप्रेषण, सूचना का जब संप्रेषण किया जाता है टीचर से गई बच्चों में, यहाँ पर क्रियाकलाप में संलग्न होकर करके सीखने पर आधारित होती है। पाठ्यक्रम का संप्रेषण, आप पाठ्यक्रम कैसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे। व्याख्यान पद्धति समाकलित उद्देश्य के लिए दत्त कार्य परीक्षा, यानी कि आप असेसमेंट के लिए उन्हें कुछ असाइनमेंट दे दोगे, एग्जामिनेशन लोगे। इकाई परीक्षण, इकाई योजना नहीं होता है। अच्छा, इकाई योजना नहीं होता है, इकाई परीक्षण और इकाई योजना नहीं होता है। ठीक 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 ठीक। यूनिट वाइज कुछ टेस्ट वगैरह इसमें नहीं होता है। यहाँ पे सक्रिय होता है। सहकारी अधिगम, समस्या पर आधारित अधिगम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को एक प्रॉब्लम दी जाती है, बच्चे उसको सोल्व कर रहे होते हैं। दत्त कार्य अभ्यास के लिए दिया जाता है, यानी जो असाइनमेंट दिए जाते हैं वो उनको जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, और यहाँ पर जो असाइनमेंट दिए जाते हैं वो उनको टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। अध्यापक की भूमिका, मंच पर सुना और जो कुछ कहा उसका पालन करना आवश्यक, यानी कि टीचर एक मंच पर जो उपदेशक है, उपदेशक यहाँ पर बोल सकते हैं अध्यापक की भूमिका एक उपदेशक की तरह होती है, और यहाँ पर अध्यापक एक सुगम करता है। शिक्षण की प्रभावशीलता, अध्यापक सूचना उपलब्ध कराता है, विद्यार्थी कंटेस्ट कर लेते हैं, विद्यार्थी रटकर सीखते हैं, इसलिए प्रभावशीलता तार्किक रूप से नहीं, प्रभावशीलता का मूल्यांकन तार्किक रूप से आप नहीं कर सकते। यहाँ पर अध्यापक विद्यार्थी को अधिगम क्रियाओं में संलग्न रखता है। अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम प्राप्ति में सहायता करता है। मास्टरी का सूचक होता है। मूल्यांकन किया जाता है विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप। तो ये डिफरेंस एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आते हैं यहाँ से। अब आता है योग्यता आधारित उपागम, जो 2 और बचे थे, तो ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। योग्यता आधारित उपागम में क्या होगा, योग्यता, यहाँ पर कुछ योग्यता की डेफिनेशन दी हुई है कि यार योग्यता क्या है। तो योग्यता की डेफिनेशन है, जस्ट पढ़ना, एक बार पढ़ लेना इनको। यहाँ पर योग्यता की फिर एक फाइनल डेफिनेशन दे दी। योग्यता कुछ विशिष्ट कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार है जिसे एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, यानी कि योग्यता जो है वह प्राप्त योग्य है। कुछ ऐसे कौशल हैं जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अचीवेबिलिटी, ये क्या होगी, योग्यता की एक विशेषता होगी। आगे आता है यह सुस्पष्ट रूप से परिभाषित है, यानी कि मापने योग्य, यानी कि ये मेजरेबिलिटी भी इसमें होती है। संप्रेषण योग्य है, योग्यता के कथनों से शब्द इस प्रकार के होते हैं कि इसे अध्यापक व विद्यार्थी तथा अन्य संबंधों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। तो ये कम्युनिकेबिलिटी भी है, इसमें उपयुक्तता भी है, एप्रोप्रिएटनेस भी है। इसके कई प्रकार से मापदंड स्तर हो सकते हैं जो विद्यार्थी के स्तरों की विशेषता के ऊपर है। तो एप्रोप्रिएटनेस भी है, मतलब कि आपको कुल मिलाकर यहाँ पे याद रखना है योग्यता की कुछ विशेषताएं बनकर आ सकती हैं। अचीवेबिलिटी, मेजरेबिलिटी, कम्युनिकेबिलिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस। तो ये 4 विशेषताएं टाइप की हो गई आपकी योग्यता की। ठीक, अच्छा, ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है क्लास 3, क्लास 3, ये लिखा हुआ है क्लास 4, ये लिखा हुआ है क्लास, एक मिनट, ये 4th नहीं होगा, ये क्लास 5th होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो हिंदी मीडियम वाली बुक्स है ना, उनमें एक छोटा सा एरर है। ये है क्लास 5th नहीं है, हाँ 5th, और ये भी आपका क्लास 5th, ये भी है क्लास 5th। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3rd क्लास में सही उच्चारण के साथ बच्चा बोलेगा, एंड क्लास 4 तक हस्तलिखित और छपे हुए शब्दों को स्पष्ट रूप से पढ़ेगा। भाई 5th क्लास का पढ़ेगा ही। विराम चिन्हों का भी उपयोग करने लगेगा। पाठ के पढ़ाने के पश्चात क्योंकि और या चूंकि शब्द का प्रयोग करके पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने लगेगा। जिनमें क्योंकि आ रहा हो और एंड वगैरह आ रहा हो, इनका उत्तर ही बच्चा देने लगेगा। गणितीय योग्यताएं, गणितीय योग्यता से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। यह है पहला क्लास 1, यहाँ पर 2nd दिख रहा है, लेकिन ये 1st क्लास का बच्चा है, 1 से 20 तक गिनना सीख जाएगा। यहाँ पर है क्लास 5th का बच्चा,
दैनिक जीवन की साधारण समस्या का हल इकाई विधि का प्रयोग करके करने लगेगा। अगेन क्लास 5 का दिए गए आंकड़ों का औसत ज्ञात करने लगेगा। ये क्लास 4 का है। चांदी की सहायता से विभिन्न मापों का कोण बनाने लगेगा। कौन सी क्लास का? 4th क्लास का बच्चा। ठीक। पर्यावरण अध्ययन की योग्यताएं, ये 1st क्लास में। अपने घर परिवार के संबंधियों पड़ोसियों के साथ उचित व्यवहार का प्रदर्शन करना, यहाँ पर एक क्लास 3rd में। दैनिक जरूरतों की पूर्ति है तो विभिन्न उत्पादन के संबंधित व्यवसाय की सूची, यह है क्लास 5th में। यह है क्लास 4th में। मानचित्र में मुख्य भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कर पाएगा, पीने के पानी को साफ करने का साधारण प्रयोग कर पाएगा। तो ये एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन कर आ जाता है किस क्लास का बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो इस तरह से कौशल सामान्यतः कार्य सूचना निष्पादन पढ़ लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट ठीक ठाक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। किसी व्यक्ति को अपने कौशल पर सिद्धस्त होना आवश्यक है यदि वह उस कौशल में योग्यता हासिल करना चाहता है तो। यानी कि अगर कोई बच्चा कौशल में क्या करना चाहता है, कौशल में योग्यता हासिल करना चाहता है तो उसे उसका उच्च स्तर पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। यानी कि कोई बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है, तो अगर क्रिकेटर में वो कॉम्पिटेंसी अचीव करना चाहता है ना, तो उसे उसमें हाई परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, उसे मैच में हाई स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। निर्धारित समय सीमा के भीतर अगर कोई 80% कार्य सटीकता से पूर्ण कर लेता है तो हम बोलेंगे उसने योग्यता हासिल कर ली है। ठीक है। किसी को अगर मैथ्स में योग्यता हासिल करना है, मान लो उसे टाइम दिया गया कि आपको 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सही करना है और वो 20 में से 16 क्वेश्चन सही कर लेता है, तो हम बोलेंगे कि हाँ उसने योग्यता हासिल कर ली है। योग्यता आधारित उपपादन में इकाई की प्रकृति का अर्थ क्या है? विशेष ज्ञान कौशल में सिद्धहस्त होना। यह विद्यार्थी केंद्रित उपागम के समान है, क्योंकि यहाँ कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के ज्ञान अर्जन में सिद्धहस्त होने पर बल दिया जाता है। यानी योग्यता आधारित उपागम में यहाँ पर इस पर बल दिया जाएगा कि हर एक बच्चा अचीव कर ले अपने उसको जो भी योग्यता है उसे। कुछ बातों पर ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। योग्यता कथनों की सूची बनाएं जिन्हें हमें प्राप्त करना, एक टीचर का काम है ये। योग्यताओं को आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, कठिनाई का स्तर उच्च हो। मतलब कि कहने का मतलब ये कि जो अब आप मान लो आपने कुछ योग्यताएं बनाई कि बच्चों में हमें इन योग्यताओं का डेवलप करना है। ऐसे बच्चे को हम कह सकते हैं कि छोटा बच्चा है, मैथमेटिक्स आप पढ़ा रहे हो, पहले प्लस सिखाओगे, फिर माइनस सिखाओगे, फिर एडिशन, फिर आप मल्टीप्लिकेशन दिखाओगे, उसके बाद एडिशन सिखाओगे। तो जो क्रम है ना, क्रम आपको इस तरह से रखना है कि सबसे पहले आप बच्चे को सिखाओगे एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। तो पहले आप उसे इजी चीज़ बताओगे और उसके बाद आप डिफ़िकल्ट बताओगे। तो आप इजी टू डिफ़िकल्ट लेकर जाओगे बच्चों को। ठीक है। मूल्यांकन के लिए मानदंडों का निर्धारित करना है। अनुदेशात्मक तकनीकों और समूह क्रियाकलापों का इस्तेमाल करना है। वास्तविक जीवन की सामग्रियों का उपयोग करना है। प्रतिभागी के ज्ञान और दृष्टिकोण का ध्यान रखना है, मतलब कि जो बच्चा है उसका ज्ञान कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसे पहले से कितना आता है। अनुदेशात्मक कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी गति से प्रगति करने का अवसर देना है। भाई बच्चे अपनी गति से काम करें, मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलो कि और तुम्हारे फ्रेंड ने अगर 5 मिनट में काम कर लिया तुम भी 5 मिनट में करो, अपनी स्पीड से करने दो उसे। मूल्यांकन की प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को तुरंत उपलब्ध कराएं। जो फीडबैक है ना वो तुरंत दे दो उन्हें। देखो भाई ये 20 क्वेश्चन थे, ये 4 तुम्हारे गलत हुए, 16 तुम्हारे सही हुए। अब फीडबैक मतलब ये नहीं कि आप डंडा उठाओ लगाना शुरू हो जाओ, उन्हें बताओ कि ये गलतियाँ हुई हैं। मास्टरी को प्रदर्शित करने के अवसर उपलब्ध कराना है। अधिगम का निम्नतम स्तर MLL मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। 3 विषय हैं, एक भाषा है, एक गणित और एक पर्यावरण है। कब तक? कक्षा 5 तक। कक्षा 5 तक बच्चों में भाषा, गणित और पर्यावरण का मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तो हो ही जाना चाहिए। मतलब कुछ एक आंकड़ा रखा गया कि इस लेवल की चीज़ें तो बच्चे में आना ही चाहिए। गणित की बात करें तो जो 4 ऑपरेशन है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें बच्चे को मास्टरी हासिल कर लेनी चाहिए। तो ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हो गया। ठीक है। ये 290 तक जारी रहा था MLL कार्यक्रम, फिर बंद कर दिया इसे। योग्यता आधारित उपागम की कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या हैं ये विशेषताएं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। कुछ सीमाएं हैं इसकी। अध्यापक को विषय वस्तु के बारे में गहन जानकारी रखने की आवश्यकता होती है। सभी विद्यालयों का अधिगम वातावरण श्रेष्ठ तरीके से ज्ञान अर्जन के बराबर नहीं हो पाता है। निर्धारित समय में आप नहीं कर पाते। विद्यार्थियों की सीखने की गति अलग अलग होती है, तो ये भी एक कारण है कि आप इसे अचीव नहीं कर पाते हो।
निम्न उपलब्ध वाले बच्चों को उचित नैदानिक कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए सभी अध्यापक समान रूप से सक्षम नहीं है। बच्चों को नैदानिक कोचिंग उपलब्ध कराना मतलब कोचिंग पढ़ाने का नहीं, नैदानिक मतलब उन्हें रेमेडी प्रोवाइड कराना और डायग्नोस करना उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। तो ये हर टीचर उसमें होता नहीं है। मूल्यांकन में सभी को स्थान नहीं मिल पाता, हर बच्चे को सही स्थान नहीं मिल पाता। हमेशा ये व्यवहारिक नहीं होता, मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं होता हर बार ये। ठीक है, ये कुछ इसकी कमियां हो जाती हैं। तो आते हैं संरचनात्मक उपागम यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है? तो संरचनात्मक मतलब कि निर्माण हो रहा होगा कुछ। तो अध्यापक केंद्रित में बच्चे निष्क्रिय होते हैं, लेकिन संरचनात्मक में विद्यार्थी सक्रिय होते हैं। अधिगम प्रक्रिया को यह सुगम बनाता है। ठीक है, ये देखो कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको, कितने सारा चीज़ आप मैंने स्किप करा है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलो, संपूर्ण प्रक्रिया ज्ञान के सृजन के उद्देश्यों पर आधारित होती है। यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ना, इसमें किस पर फोकस किया जाता है? बच्चों के ज्ञान के सृजन पर फोकस किया जाता है। इसलिए इस उपागम को हम रचनावाद उपागम बोलते हैं। ज्ञान का निर्माण यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। और ज्ञान का निर्माण किस पर आधारित होगा? बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा। रचनावाद उपागम की देखो, एक यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, गिम्बाटिस्टा जो भी नाम है, बास्को। इन्होंने माना गया कि दर्शन रचनात्मक के बारे में उन्होंने पहले बात करी है। इन्होंने रचनात्मक एक विद्यालय है जहाँ पर ये आनुवंशिकता का अध्ययन करते थे। बट जीन प्याजे और बायगोस्की भी मैन है जो रचनावाद को मानते हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखिएगा। ऐसा आ जाएगा, ये जो अजीब सा नाम है ना, जो इटली के रहने वाले, इनका नाम लिख के बोल देंगे और 3-4 नाम और लिख देंगे। इनमें से कौन रचनावाद से बिलोंग करता है या नहीं करता? तो इनका नाम पड़ा हुआ नहीं लगता हमें। प्याजे वाइगोस्की तो ऐसे हैं कि हमारे रिश्तेदार ही हों, इनके बारे में तो हम इतना जान चुके हैं आज के टाइम पे। तो इसलिए ये नाम याद रख लेना बस, और कुछ नहीं रखना आपको, कि इनका भी संबंध रचनावाद से है। रचनावाद आपको आप कैसे बढ़ाओगे भाई? रचनावादी कक्षा है ना, तो उसमें कुछ गतिविधियां को यूज़ करोगे, आप प्रयोग करोगे, प्रोजेक्ट काम दोगे, क्षेत्र भ्रमण, बच्चों को फील्ड पे लेकर जाओगे, दृश्य यानी कि डायरेक्ट मूर्त सामग्री बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे, कक्षा कक्षा चर्चा बच्चों के सामने डिस्कशन करोगे। हाँ, देखो इतनी मिस्टेक्स होती है हिंदी मीडियम वाली में बुक में, देखो आप। उपागमों की तुलना, अब जो अप्रोच पढ़ी उन अप्रोचेस का यहाँ पर क्या है, तुलना की गई है। शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड, विद्यार्थी केंद्रित लर्नर सेंटर, और रचनावादी उपागम यानी कि जो हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है वो। इन्होंने क्या करा, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आना था पहले, और उसके बाद आना था ये वाला। ठीक है, तो आप ध्यान रखो कि पहले आपको क्या पढ़ना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहले आपको ये पढ़ना है, इसे पढ़ना है आपको पहले। ठीक है, और इसे आपको पढ़ना है बाद में। क्लियर होगी बात? कुल मिलाकर इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। क्लियर? अच्छा, इन यहाँ पे तीनों की तुलना की गई है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसमें से आप पढ़ लेना। अभी मैं एक्सप्लेनेशन के इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने पढ़ के देख लिया है, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। हमने जो अप्रोचेस थी उनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, तो डाउट रह जाए तो फिर कमेंट कर देना, मैं इसे फिर करा दूंगा किसी वीडियो में। तो ये हमारी यहाँ पर यूनिट होती है कंप्लीट, सेकेंड यूनिट। ठीक, कहाँ तक है बस। तो ये हमारी सेकंड यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को क्या कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता ही है, वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हो। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।